गई। 22 अप्रैल को पहलगाम में 26 हिंदुओं का नरसंहार हुआ था। उनसे धर्म पूछकर उनको गोली मारी गई थी। तब से देश इंतजार में है कि हमारी सरकार बदला लेगी, हमारी सेना बदला लेगी। तो जरा परिस्थिति को हमें समझ लेना चाहिए। ये जो अधीरता है ये हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। पूरी परिस्थिति क्या है उस पर एक बार गौर करना चाहिए। पहले तो बहुत सामान्य जो जीवन में जो कुछ होता है उसके उदाहरण से बताता हूं। आप घर में एक बर्थडे पार्टी करते हैं, जन्मदिन की पार्टी करते हैं, तो उसमें तैयारी में कितना समय लगता है, और घर में अगर आपके शादी हो तो उसमें तैयारी में कितना समय लगता है। जाहिर है आपको अंतर मालूम है, बताने की जरूरत नहीं है। तो भारत बड़े काम की तैयारी कर रहा है, इस बात को हमको आपको समझना चाहिए और इस बात को भी ध्यान में रखना चाहिए। अगर इतना समय लग रहा है तो उसका कारण क्या है। पहली बात तो यह है कि भारत अभी तक जितने कदम उठाए हैं 22 अप्रैल के बाद से भारत सरकार ने, पाकिस्तान को यह संदेश चला गया है ये जो उसने हरकत की है 22 अप्रैल को, इसकी उसको कीमत भी चुकानी पड़ेगी और नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। हमने अभी तक पाकिस्तान को क्या संदेश दिया है? अभी तक संदेश दिया, मैं 2014 से पहले की बात ही नहीं कर रहा हूं। 2014 से पहले तो हम कोई संदेश ही नहीं दे रहे थे। उससे पहले अगर कोई संदेश दे रहे थे तो ये बता रहे थे कि हम एक सॉफ्ट स्टेट हैं, कोई भी आकर हमारे यहां कोई भी घटना करके जा सकता है, हम कुछ नहीं बोलेंगे, हम कुछ नहीं करेंगे, हम ज्यादा से ज्यादा ये होगा तो एक डॉजियर बनाकर दुनिया के अलग अलग देशों को देने की कोशिश करेंगे। तो 2014 के पहले का समय अलग था, 2014 के बाद का समय अलग है। 3 तरह का रिस्पांस हम दे चुके हैं कि 1, 2, 3 लोगों को मार दोगे तो हम चेतावनी देंगे, निंदा करेंगे, कड़ी चेतावनी देंगे, उसके बाद उसको भूल जाएंगे। दूसरा रिस्पांस हमारा ये रहा कि तुम उड़ी करोगे तो हम फिर सर्जिकल स्ट्राइक करेंगे। तीसरा रिस्पांस हमारा ये रहा, तुम अगर पुलवामा करोगे तो हम बालाकोट में एयर स्ट्राइक करेंगे, हम एयर स्पेस क्रॉस करने से हिचकिचाएंगे नहीं। तो संदेश 3 हम दे चुके हैं और अलग अलग तरह के अलग अलग घटनाओं पर अलग अलग तरह का रिस्पांस दे चुके हैं। और तीनों का नतीजा क्या निकला? समझ में ये आया भारत को इस तरह के रिस्पांस का असर की एक अवधि होती है, एक टाइम लिमिट होती है, उसके बाद ये काम नहीं करता। जैसे दवा होती है, दवा की जो एक एक्सपायरी डेट होती है, वैसे ही इन एक्शंस की भी एक एक्सपायरी डेट होती है, उसके बाद इसका असर नहीं होता है। वही हुआ, सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी यही हुआ और हमने जो बालाकोट में एयर स्ट्राइक की उसके बाद भी यही असर हुआ, कुछ समय तक असर रहा। ये पहला मौका है जब पाकिस्तान को खास तौर से, ऐसे तो बहुत सी चीजें की है भारत ने 22 अप्रैल के बाद से, लेकिन मैं सिर्फ बार बार एक ही बात का जिक्र करता हूं, वो है सिंधु जल बंटवारे को स्थगित करना, उस संधि को स्थगित करना। अंदाजा नहीं है हमको आपको यहां बैठकर कि उससे पाकिस्तान को कितनी बड़ी समस्या होने वाली है। पाकिस्तान का न केवल आर्थिक ताना बाना टूटने वाला है, सामाजिक ताना बाना भी टूटने वाला है और उसकी शुरुआत हो चुकी है। ऐसा नहीं कि मैं भविष्य की बात कर रहा हूं कि आज से 2 साल, 4 साल, 6 साल बाद होगा। इसकी शुरुआत हो चुकी है और जैसे जैसे समय एक एक दिन बीत रहा है वैसे एक एक दिन पाकिस्तान पर भारी पड़ रहा है। तो पाकिस्तान ये समझ गया है कि भारत बहुत बड़ा एक्शन लेने वाला है। तो उस दूसरी बात उसको समझ में आ गई है कि ये जो उसने किया है, पहली बार उसको इसकी कीमत चुकानी पड़ेगी और मामला यही नहीं रुकेगा, इसका जो है नतीजा भी भुगतना पड़ेगा। तो अब बात आती है दूसरी। देखिए, कई विकल्प हैं भारत के पास, ये हमको आपको सबको पता है, और उसमें है एक काइनेटिक एक्शन यानी सैन्य कार्रवाई। तो अभी तक जितनी बातें निकल कर आई हैं, हालांकि हम लोगों को किसी को कुछ पता नहीं है कि सरकार कितनी बड़ी कार्रवाई, किस पैमाने पर और कब कार्रवाई करने की सोच रही है या तैयारी की है। तैयारी मेरे हिसाब से लगभग पूरी हो चुकी है। तो फिर सवाल यह है कि फिर देर क्यों हो रही है? ये बड़ा जो है महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसका जवाब आगे चलकर दूंगा कि देर क्यों हो रही है। लेकिन पहले जो तैयारी है उस पर नजर डालिए।
एक बात, पाकिस्तान में जो दहशत है, जो वहां पर भय का माहौल है, उससे समझिए कि हमारा दुश्मन किस कदर डरा हुआ है, जब हमने अभी कोई कदम उठाया नहीं है। कोई कदम से मेरा मतलब कोई सैन्य कार्रवाई नहीं की है। लगातार एलओसी पर सीज फायर का वायलेशन कर रहा है पाकिस्तान, और ये जो है उसकी नर्वसनेस और उस डर का प्रतीक है। लेकिन पाकिस्तान में अंदाजा लगाया जा रहा है कि भारत इस बार वायुसेना का इस्तेमाल करेगा, नौसेना का करेगा, थल सेना का करेगा। आप मानकर चलिए कि अभी तक जितने संकेत मिल रहे हैं, भारत की कार्रवाई में इस बार उसकी तीनों सेनाएं शामिल होंगी। यानी तितरफा हमला होगा, थल सेना भी एक्टिव होगी, वायुसेना भी होगी और नौसेना भी होगी। कोई सेना का एक अंग ऐसा नहीं कि पहले कार्रवाई करेगा, फिर दूसरा करेगा कुछ समय बाद, फिर तीसरा कुछ महीने बाद, ऐसा नहीं होने वाला है। ये हमला जो है वो समझिए त्रिशूल का हमला है। त्रिशूल के जो 3 अंग होते हैं, वो 3 अंग समझिए हमारी सेना के हैं, और उससे हमला होने वाला है। और त्रिशूल कौन धारण करता है ये आप समझ सकते हैं। भारत इस समय महादेव की मुद्रा में है, और महादेव को जब गुस्सा आता है तब तांडव होता है। तो आने वाले समय में तांडव होने वाला है। इसकी एक वानगी रविवार को आपने देखी होगी। यूरोप के देशों के आजकल आप अगर उनकी प्रतिक्रिया देख रहे हो, वैसे तो सब दिखा रहे हैं कि भारत के साथ हैं, लेकिन सब भारत को उपदेश दे रहे हैं कि तनाव कम कीजिए, लड़ाई की स्थिति मत आने दीजिए, दोनों न्यूक्लियर देश हैं, संभल कर चलना चाहिए, देख कर चलना चाहिए, सोच कर चलना चाहिए। भारत ये सुन रहा था। सुनते सुनते हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर, मैं मानता हूं कि भारत में उनसे अच्छा डिप्लोमेट कोई हुआ नहीं, और वो विदेश मंत्री हैं इस समय पर, ऐसे समय पर ये भारत का सौभाग्य है। उन्होंने जो जवाब दिया, वो जवाब आप सुनिए। ये और जो यूरोपीय देश हैं उनके नेताओं ने, जो उनकी सरकारों ने सुना होगा, तो उनको समझ में आ गया होगा कि भारत क्या करने जा रहा है। उन्होंने साफ साफ कहा कि जब हम यूरोप की ओर देखते हैं तो हम पार्टनर देखते हैं, पार्टनरशिप की संभावना देखते हैं। हमको उपदेश नहीं चाहिए, प्रीचर नहीं चाहिए, ये उपदेश देने वाले नहीं चाहिए जो ऐसा उपदेश देते हैं जो दूसरों के लिए है और अपने लिए उस पर कभी अमल नहीं करते। उन्होंने खुलकर कहा नहीं, लेकिन इशारा साफ जो है तात्कालिक संदर्भ में रूस और यूक्रेन युद्ध की ओर था। 3 साल से आप वो युद्ध चला रहे हैं, और यूक्रेन नहीं लड़ रहा है, यूरोप लड़ रहा है, नेटो लड़ रहा है, अमेरिका लड़ रहा है। यूक्रेन की ताकत नहीं है, वरना जो रूस ने, पुतिन ने शुरू में कहा था कि 1 हफ्ते में युद्ध खत्म कर देंगे, अगर केवल रूस और यूक्रेन का युद्ध होता तो 1 हफ्ते भी शायद न लगते। लेकिन पैसा, हथियार, हर तरह की मदद जो है, वो चाहे टेक्नोलॉजी की हो, चाहे दूसरी तरह के इंटेलिजेंस इनपुट की बात हो, सब कुछ यूक्रेन को जो मिल रहा है वो पूरे यूरोप से और अमेरिका से मिल रहा है, और नेटो के जितने देश हैं वो दे रहे हैं। केवल इतना ही फर्क है कि ये नेटो की लड़ाई इसलिए नहीं है कि नेटो देशों के सैनिक वहां पर नहीं उतरे हैं। इसके अलावा ये लड़ाई पूरी तरह से यूरोप, अमेरिका और रूस के मध्य हो रही है, ये आप समझिए। तो वहां आप युद्ध कर रहे हैं, आपको अच्छी तरह से मालूम है कि रूस के पास किस तरह की न्यूक्लियर पावर है, कितना ताकतवर है वो। अमेरिका के बाद या अमेरिका के बराबर की ताकत है उसकी। 3 देश हैं, अमेरिका, रूस और चीन, जिनका न्यूक्लियर पावर में और कोई देश मुकाबला नहीं कर सकता। उस न्यूक्लियर, इतनी बड़ी न्यूक्लियर पावर से एक पिद्दी सा देश यूक्रेन लड़ रहा है, ये उसकी हैसियत नहीं है, आप लड़ा रहे हैं। तब आपने ये बात नहीं कही कि भाई जो संभल कर चलना चाहिए, इसको जो है युद्ध को बढ़ने नहीं देना चाहिए, रूस न्यूक्लियर पावर है, सोचकर यूक्रेन को चलना चाहिए। तब ये सब उपदेश आप देने नहीं गए थे। तो उन्होंने साफ साफ कहा कि हमको जो करना है वो हम तय कर चुके हैं। तो अगर साथ दे सकते हो तो आइए साथ दीजिए, अगर साथ नहीं दे सकते तो फिर हमको ये उपदेश मत दीजिए। तो इससे बड़ा स्पष्ट है कि भारत तय कर चुका है। अब मैंने जो शुरू में सवाल उठाया कि जब तय कर चुका है सब, ये तय हो चुका है कि सेना के तीनों अंग जो है वो आक्रमण करेंगे,
और केवल सैन्य प्रहार ही नहीं होगा, हर तरह का वो डिप्लोमेटिक, इकोनॉमिक और दूसरी तरह के व्यापार सब बंद कर दिया हमने पाकिस्तान के साथ। उसके अलावा जो है पानी के लिए उनको दोनों काम करने वाले हैं, तरसाने वाले भी हैं और बाढ़ लाने वाले भी हैं, दोनों काम होने जा रहे हैं। तो ये जो लोग कहते हैं कि ये उसकी व्यवस्था करने में 3 साल लगेगा, कोई 15 साल बोलता है, वो नादान लोग हैं, नासमझ लोग हैं, उनको जमीनी सच्चाई का कुछ पता नहीं है। भारत, मैंने पिछले वीडियो में बताया था, 2016 से तैयारी कर रहा है और भारत को मालूम है कि क्या करना है। ये जो कोढ़ देकर गए हैं जवाहरलाल नेहरू, उसका खामियाजा हम भुगत रहे हैं। इंडस वाटर ट्रीटी में किस तरह का उन्होंने समझौता किया कि 80% पानी जो छोटा सा देश पाकिस्तान है उसको मिलेगा और बड़ा देश, उससे कई गुना बड़ा देश, 4-5 गुना बड़ा देश जो है भारत, उसको सिर्फ 20% मिलेगा। इतना ही नहीं किया, अरबों रुपया पाकिस्तान को दिया कि ये लो पैसा और अपनी तरफ नहरें बना लो, क्योंकि हमारी तरफ तो नहरें बनी हुई हैं, तुम्हारी तरफ नहीं बनी है। ये क्या शादी की दावत थी? जवाहरलाल नेहरू जो पैसा दे रहे थे वो उनके पिता मोतीलाल नेहरू का कमाया हुआ पैसा नहीं था, वो भारत सरकार का पैसा था, भारत के लोगों की गाढ़ी कमाई का, पसीने की कमाई का पैसा था। वो पैसा दिया गया, लेकिन वो अब अतीत की बात, इतिहास की बात हो चुकी है। अभी मैं बात कर रहा था कि देर क्यों हो रही है। देर हो रही है इसलिए कि हमने एक्शन तो तय कर लिया है, लेकिन एक्शन एक बार शुरू हो गया, उसके बाद क्या होगा इसके बारे में पूरी तरह से कोई देश नहीं जानता। युद्ध शुरू होने के बाद क्या होगा, तो ये तो तय है कि हम अगर हमला करेंगे, आक्रमण करेंगे, सैनिक कार्रवाई करेंगे, तो पाकिस्तान उसका जवाब देगा। वो चाहे जितना कमजोर हो, चाहे जितना छोटा हो, लेकिन उसके पास सेना है। उसकी मदद के लिए चीन और तुर्की साथ खड़े हैं। तुर्की हथियार दे रहा है, चीन भी हथियार देगा, पैसा भी देगा, और उसके अलावा बहुत से ऐसे देश होंगे जो परोक्ष रूप से पाकिस्तान की मदद करना चाहेंगे। तो सवाल यहां पर आएगा एस्केलेशन लैडर का, कि आप युद्ध को कितना ऊपर तक ले जाना चाहते हैं। बहुत से रक्षा विशेषज्ञ हैं जिनका मानना है कि जब हमने बालाकोट एयर स्ट्राइक की थी और उनका F-16 गिरा दिया, दुनिया को बताना चाहिए था। अमेरिका के लिए यह बड़े शर्म की बात होती अगर, हालांकि हमने इस तथ्य को सामने हमने उजागर किया, लेकिन जिस तरह से करना चाहिए था उस तरह से नहीं किया। दूसरा, जब हमारा एक जहाज गिरा, MiG-29 ने F-16 को गिरा दिया, यही अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि थी। लेकिन हमारे अभिनंदन का जब विमान गिरा, उसके बाद बहुत से रक्षा विशेषज्ञ हैं जिनका मानना है कि हमको वहीं रुक नहीं जाना चाहिए था। अभिनंदन को हम अपनी ताकत दिखाकर वापस ले आए, ये हमारी उपलब्धि है, लेकिन उसके बाद हमको फिर रिटेलिएट करना चाहिए था। यानी एस्केलेशन लेडर पर 1-2 सीढ़ी और ऊपर जाना चाहिए था। अब इस समय इन्हीं बातों पर विचार हो रहा है कि हम एस्केलेशन लेडर पर कितना ऊपर तक जाएंगे। पाकिस्तान जवाब देगा, हम उसके जवाब में कार्रवाई करेंगे, और ये इसकी सीमा क्या होगी, कहां जाकर हम रुकेंगे या कहां जाकर हम पाकिस्तान को रोक पाएंगे, कहां जाकर ऐसी स्थिति होगी कि पाकिस्तान फिर जो है वो कार्रवाई, बदले की कार्रवाई करने की स्थिति में न रहे। तो इस पर विचार करने के लिए आप लगातार देख रहे हैं प्रधानमंत्री की बैठक हो रही है। पहले जो है नौसेना के अध्यक्ष से बात हुई, फिर उसके बाद वायुसेना के अध्यक्ष से बात हुई, थल सेना के अध्यक्ष और CCS की मीटिंग पहले हो चुकी है, एक तरह की वॉर कैबिनेट जो बनी है उसकी मीटिंग हो चुकी है, अलग अलग बैठकें हो रही हैं, तैयारी चल रही है, सब कुछ तैयार है। 2-3 चीजों पर जो, मतलब मुझे कोई जानकारी नहीं है, जो बातें निकलकर सामने आ रही हैं उनके आधार पर कह रहा हूं कि एस्केलेशन लेडर पर हम कितने ऊपर तक जाएंगे। एक बात, इसका फैसला होना है। दूसरा कि जहां ये तय करना है कहां तक रुक जाएंगे, ऐसा कि पाकिस्तान को और दुनिया को दिखाई दे। और आप ये बात मानकर चलिए, ये जो कार्रवाई होने जा रही है भारत की ओर से, उसका नतीजा क्या होगा, ये तो मैं कोई ज्योतिषी नहीं हूं, न ही रक्षा विशेषज्ञ हूं कि उसकी भविष्यवाणी कर सकूं, लेकिन एक बात निश्चित रूप से कह सकता हूं, जो हमारे रक्षा विशेषज्ञ बोल रहे हैं, जो भाषा हमारी सरकार के लोग बोल रहे हैं, खासतौर से प्रधानमंत्री,
इस कार्रवाई के बाद पाकिस्तान का नक्शा हूबहू जैसा है वैसा ही नहीं रहेगा। इतनी बात आप तय मान कर चलिए। आप ये मत मानिए कि भारत एक ही फ्रंट कोई खोलने वाला है। भारत की पूरी कोशिश होगी, हालांकि इसकी जानकारी हम लोगों को तभी होगी जब ये हो जाएगा, बलूचिस्तान, अफगानिस्तान, उसके अलावा खैबर पख्तूनख्वा, ये जो फ्रंट हैं पाकिस्तान के, ये भी खुल जाएं, सक्रिय हों, पाकिस्तान की फौज इन 3 मोर्चों पर भी रहे। इसकी पूरी तैयारी भारत कर रहा है और करेगा, और चाहेगा कि ये भी मोर्चे उस समय गर्म हों जब भारत की कार्रवाई हो रही हो। तो पाकिस्तान की सेना 4 मोर्चों पर उसको लड़ने के लिए मजबूर होना पड़े, इसकी तैयारी हो रही है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात फिर कह रहा हूं, वो है एस्केलेशन लैडर का। लेकिन इसके साथ हमको एक बात हम याद रखनी चाहिए और तैयार भी रहना चाहिए, मानसिक रूप से और दूसरी तरह से भी, कि इसकी ऐसा नहीं कि हमको कोई कीमत नहीं चुकानी पड़ेगी। किसी भी युद्ध में जीत हार किसी भी हो, हारने वाले को तो ज्यादा कीमत चुकानी पड़ती है, जो जीतता है उसका भी नुकसान होता है। तो हमें उस नुकसान के लिए भी तैयार रहना चाहिए। और सरकार जो देर लगा रही है उसका एक कारण यह भी है कि उस नुकसान को सीमित कैसे किया जाए, कम से कम कैसे किया जाए, कि हम कार्रवाई भी करें और हमारा नुकसान भी ज्यादा ना हो, कम से कम असुविधा हो भारत के लोगों को, और हमारे लिए ये सम्मान और गर्व की बात हो कि हमने ऐसा एक्शन लिया, ऐसा पाकिस्तान को सबक सिखाया कि अब वो फिर इस हालत में नहीं रहेगा कि वो भारत के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सके। क्योंकि इस बार हमने अगर छोड़ दिया तो हमारी इमेज जो सॉफ्ट नेशन की मनमोहन सिंह और सोनिया गांधी की सरकार के समय बन गई थी, उससे भी बुरी हालत हो सकती है। तो ये 26 लोगों का बलिदान तो बेकार नहीं जाने वाला है। लेकिन सवाल यह है कि इसकी मात्रा क्या होगी, और वही एस्केलेशन लैडर, कि हम कहां तक जाकर रुकना चाहते हैं, कहां तक जाकर हमको लगेगा कि अब ये इस समय के लिए काफी हो गया। दूसरी बात ये भी बता दूं आपको, ये मामला ऐसा नहीं है कि एक दिन में या मतलब एक कार्रवाई में वो उसमें 5 दिन लगे, 15 दिन लगे, 20 दिन लगे या 1 महीने लगे, ये कोई जानता नहीं है कि कितने दिन में ये पहले चरण, मैं इसको मानता हूं पहले चरण की कार्रवाई, सैन्य कार्रवाई के संदर्भ में कह रहा हूं, ये हमको थोड़े थोड़े समय पर कई बार करना पड़ेगा। तो उसकी भी तैयारी रखनी पड़ेगी, और साथ में इसकी भी तैयारी कि विश्व समुदाय हमारे साथ रहे। साथ अभी तो दिख रहा है, लेकिन हमारी सैनिक कार्रवाई के बाद भी साथ दिखता रहे, इसकी भी हमें तैयारी और इसकी भी हमें योजना बनाकर उस पर काम करने की जरूरत है, जो काम हो रहा है। और जो वक्तव्य दिया है हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने, वो दुनिया को बड़ा स्पष्ट कर दिया उसने कि हमारी तैयारी क्या है, हम करने क्या जा रहे हैं, और हम दूसरा बता दिया कि हम किसी के सुनने वाले नहीं हैं। हम सिर्फ अपना देश हित देख रहे हैं, हम अपने देश की सुरक्षा देख रहे हैं, और हमको अपने देश की सुरक्षा, अपने देश की सार्वभौमिकता की रक्षा करने का पूरा अधिकार है, कोई रोक नहीं सकता। और दुनिया इस समय जिस हालत में है, कोई किसी को नहीं रोक सकता। कौन सा देश किसको रोक सकता है? 1 साल से ज्यादा हो गया, 1.5 साल होने जा रहे हैं। इजराइल जो है, हमास का उसने क्या हाल किया है और क्या कर रहा है, दुनिया का कौन सा देश रोक पाया? तो दुनिया का कोई देश इस स्थिति में नहीं है कि दूसरे देश को रोक सके, वो छोटा हो या बड़ा। और भारत को रोकने की तो किसी की हैसियत भी नहीं है, चाहे सैनिक रूप से भारत की स्थिति देखें, चाहे आर्थिक रूप से देखें, या फिर विश्व में उसका जो सम्मान है, जो स्थान है, उसकी दृष्टि से देखें। तो बिल्कुल निश्चिंत रहिए, कार्रवाई होने वाली है, और भूतो न भविष्यति वाली कार्रवाई होने वाली है। इसलिए थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन जो समय लग रहा है, इस कार्रवाई का जो इंपैक्ट होगा वो आने वाले बहुत से दशकों तक याद किया जाएगा। लेकिन उसके लिए थोड़ा कष्ट उठाने के लिए भी तैयार रहिए। तो इस अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे किसी नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए अनुमति दीजिए। आपसे अनुरोध है कि चैनल देखिए, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नमस्कार।